सुनी सुनाई बातों पर पैसा लगाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उस पर पैसा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि एंट्री तो हो जाएगी, पैसा तो आप लगा लेंगे, लेकिन उस शेयर में पैसा बनेगा कितना, वो कितना ऊपर जाएगा, बेचना कब है, ये भी तो सब आपको पता होना चाहिए ना। तो फिर पता कैसे करेंगे? किसी के भरोसे बैठे रहेंगे। किसके भरोसे? जिसने आपको कहा है कि ये शेयर ले लीजिए, क्योंकि आपको तो कुछ पता है नहीं। और ऐसे में शेयर दिलवाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन निकालने वाला मिलेगा नहीं। सब आपको अभिमन्यु बनाकर छोड़ देंगे। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ एक है, आप खुद समझदार बने, आप खुद अपनी रिसर्च करें, और फिर आपको पता है एंट्री करनी है या नहीं करनी है, तो कब करनी, कितना पैसा बनेगा, कब तक बनेगा, और एग्जिट कब करना है। आज ऐसी एक सेक्टर पर हम खास रिसर्च लेकर आ रहे हैं रिसर्च गुरुकुल में, जो आप सब लोगों का बड़ा चहेता है, और आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स ही उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लगाते हैं, और ये भी नहीं पता कि कब और कितना बनेगा। तो हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनकी रिसर्च पर बड़ी गहरी पकड़ है, सेक्टर पर भी, कंपनियों पर भी। और सेक्टर है बड़ा सा फेमस, शुगर। जी हाँ, मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वरिंदर बंसल, जो कि पेंटोमेथ फंड मैनेजर्स एलएलपी के फंड मैनेजर हैं, और शुगर सेक्टर पर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, उनसे ज्यादा, उनसे बेहतर, उनसी गहरी पकड़ शायद ही हिंदुस्तान में किसी और एनालिस्ट की हो। और अगले 20 मिनट में आपको पता भी चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो वरिंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिसर्च गुरुकुल में। और सबसे पहले में है ना, एक चीज मुझे समझा दीजिए कि शुगर इंडस्ट्री को समझना कैसे है। शुगर इंडस्ट्री मतलब चीनी जो हम कंज्यूम करते हैं। और एक आमतौर पर हम लोगों को बड़ी गलतफहमी रहती है, हम लोगों से मतलब हमारे सारे जितने रिटेल इन्वेस्टर हैं, कि जो चीज दिखती है ना, गोल्ड हुआ, शुगर हुई, चावल हुआ, ये तो हमने देखा, मतलब हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जरा वो गलतफहमी भी दूर कर दीजिए। सर, मुझे ना किसी ने बोला था कि एक सेक्टर ऐसा कुछ चुनना जिसमें चाइना से डरना हो, चाइना से डरना हो, या अमेज़न से डरना हो, या टेक्नोलॉजी से डरना हो। करेक्ट। और ये तो ऐसा सेक्टर है जिसमें गन्ना चाहिए। जहाँ पे गन्ना है वहीं पे काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। राइट। एंड ऑनेस्टली ये बहुत ही एग्री ओरिएंटेड सेक्टर है इंडिया में। राइट। सो एक सिंपल तरीके से जो बिजनेस मॉडल होता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। गन्ना आता है, क्रशिंग होता है, उससे तीन चीजें निकलती हैं। तीन चीजें निकलती है। एक तो गन्ने का जूस हो गया, हमें तो लगता है रस ही निकलता है। एग्जैक्टली, जो हम रस पीते हैं, ठीक है ना। ये तो गन्ने का जूस हो गया। देन उसका प्रोसेस होता है कि हाँ भी उसको क्लासिफिकेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, जो भी। तो उससे एक तो मोलासिस निकल जाता है। मोलासिस से को निकलता है, ठीक है। मोलासिस से या तो आप इंडस्ट्रियल स्पिरिट बना लो, जो कि दारू में जाती है, जो हम ईएनए कह देते हैं। शराब बनने में जो ईएनए बोल देते हैं, ठीक है ना। या एथेनॉल बन सकता है, एथेनॉल भी दूसरा, या एथेनॉल बना सकते हो आप, ठीक है ना। उसका छोटा प्रोसेस चेंज करना होता है, बट एक प्रोडक्ट निकलता है जो इधर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ईएनए या एथेनॉल। दूसरा ऑफ कोर्स चीनी निकलती है, और तीसरा होता है कि जो बगास रह जाता है, गन्ने का बगास, छिलका, मतलब कचरा रह जाता है, उससे पावर जनरेशन होती है। अच्छा, पावर जनरेशन भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, वो होती है। तो एक गन्ने से तीन चीजें निकलती हैं। तो ये तो हम जो सोचते थे गन्ने से सिर्फ रस निकलता है, रस से सिर्फ शुगर बनती है, ऐसा नहीं है सर। ऐसा था बिकॉज जब भी नंबर आते थे लास्ट 5, 6, 7 साल में, तो एक ही चीज होती थी, वो होती थी शुगर, जो अभी चेंज हो चुका है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो मतलब जब आप किसी शुगर कंपनी की तरफ देख रहे हैं, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि वही शुगर बनाती है। शुगर के साथ साथ मोलेसिस जो बनता है, वो इथेनॉल में या फिर शराब बनाने में काम आता है। आपको पता है, इंडस्ट्री जबरदस्त है। दूसरा है शुगर जो आप कंज्यूम करते हैं, भले डॉक्टर हाँ कहें या ना कहें, आप शुगर छोड़ तो नहीं सकते 100%। तीसरा है आपके लिए पावर में काम आने वाला बगास। तो तीन इंडस्ट्री है, एक नहीं। लेकिन आमतौर पर है ना, किसी से भी शुगर के बारे में बात करेंगे, अब मुझे नहीं पता, 2 रीजन हो सकते हैं। या तो उनको समझ नहीं आता, इसलिए बोल रहे बेकार है, छोड़ दीजिए। और दूसरा ये, फिर ये कहेंगे ये तो यार सिक्लिकल इंडस्ट्री है, आज ऊपर कल नीचे, मतलब 2-3 साल तेजी होगी, 7 साल मंदी होगी। बिल्कुल सही है, बिकॉज हम जब भी कुछ बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना, हम कुछ भी बोलते हैं जो हमने देखा होता है ना पास्ट में, हम उसको लेके बोलते हैं। राइट। सो अगर आप लास्ट के 5-6 साल देखो, जो डेटा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो आपको बताएगा कि कोई भी नंबर आते थे, किसी भी कंपनी के नंबर आते थे, हमने 2-3 बड़ी कंपनीज के नंबर दिए हुए आपको, कि वो सारे के सारी डिपेंडेंस सिर्फ शुगर पे होती थी। अगर शुगर का भाव ऊपर तो नंबर अच्छे, शुगर का भाव नीचे तो खराब। तो आप देखोगे एक साल में
बलरामपुर ने 280 करोड़ का लॉस भी किया था, लेकिन 2 साल बाद 550 करोड़ का प्रॉफिट भी किया। शुगर में ओनली शुगर में 2 ही साल में। तो 250 करोड़ का लॉस भी हो सकता है, 550 करोड़ का प्रॉफिट भी हो सकता है। क्या बात। क्योंकि भाव चीनी के कभी 35 रुपए जाते थे, कभी 25 रुपए जाते थे, इतना वेरिएबल होता था। तो सिंपल सी बात है, आप 30 रुपए पे शुगर बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो, 30 का 35 हुआ तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपए नीचे आया तो 5 रुपए का लॉस हुआ। राइट। बट आप देखो कि डिस्टिलरी जो एथेनॉल है या फिर दूसरा अपना पावर है, उसमें हमेशा वो स्टैग्नेंट रहता था, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, वहां ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। चेंज नहीं है, बिकॉज क्वांटिटी तो सेम है ना, क्वांटिटी सेम है, प्राइस सेम मिलता है, तो आपको कोई चेंज नहीं होता था, तो सेम का सेम रहता था। तो लास्ट 6 साल में ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट और जो वेरिएबल था वो शुगर था कंपनीज के लिए। ओह, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। शुगर वेरिएबल है, शुगर के ही दाम ऊपर नीचे होते हैं, प्रोडक्शन शुगर का भी सेम है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो एथेनॉल और जो पावर बन रहा है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन दे रहा है। तो अभी ये बताइए कि अभी इस वक्त इस इंडस्ट्री में बदला क्या है, ऐसा क्या नई चीज हो रही है जिसकी वजह से आपने इतनी पढ़ाई की है इस पे? सर 3 चीजें मैंने बोली, ये बनाते हैं। हाँ? तो हम एक एक करके लेके चलते हैं। ठीक है ना। पहले हम शुगर, क्योंकि शुगर है, सेक्टर शुगर की बात चल रही है, तो उसमें एक तो हो रहा है कि जो हम बोल रहे थे कि इंडिया में जो प्रोडक्शन होगा, इसमें बोल रहा था शुरू में कि 35 मिलियन टन होगा। ठीक है, ये डिमांड सप्लाई है और कुछ नहीं है। मैं खाता हूँ, जो इंडिया खाता है वो 26। अरे शुगर की डिमांड सप्लाई में कुछ फर्क पड़ता है क्या? जिसको खानी हो खाती, नहीं खानी है। सिर्फ पर्सनल जो हम खाते हैं वो नहीं है, वो इंडस्ट्रियल में ज्यादा यूज होता है। इंडस्ट्रियल में ज्यादा यूज होती है शुगर, नॉट ओनली की पर्सनल कंजम्पशन होती है। हमें भी सोचा था, हम तो हर महीने उतनी मंगवाते हैं शुगर। तो 26 मिलियन टन जो है इंडिया में कंजम्पशन होती है। पहले इसमें बोला था कि 35 मिलियन टन जो होगा ना कि यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, अभी उसका एस्टिमेट कम हो जा रहा है। okay. जितना गैप कम होगा सप्लाई डिमांड में, उतना प्राइसेस को अच्छा होगा, और वही हो रहा है। जो 35 मिलियन टन का नंबर था वो अभी 30 मिलियन टन से कम हो रहा है। एक चीजें चेंज हो रही है शुगर में। दूसरा सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ कि अभी गवर्नमेंट ने जो एमएसपी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस है, वो 29 का 31 रुपए कर दिया, 29 का 31 कर दिया शुगर का। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि कल को मेरा अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 साढ़े 30 है, जो आज की टाइम में हर कंपनी का अलग अलग होता है, रीजन वाइज अलग होता है, रिकवरी के हिसाब से अलग होता है, बट 30 साढ़े 30 अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो मैं कम से कम मैं शुगर जो बेचूंगा वो मैं 31 रुपए पे बेचूंगा, उससे नीचे नहीं बेचूंगा मैं। कहने का मतलब जो वॉल्टिलिटी थी ना, जो मैं आपको बता रहा था कि भाव नीचे ऊपर हुए, वो खत्म हो गई है अभी। आज की डेट में सिर्फ वो लॉस नहीं करेंगे। तीसरा चेंज क्या हुआ, जो मैं गन्ना लेता था, जो मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस बोलता हूँ यूपी का, वो बढ़ाया नहीं। बात चल रही थी कि बढ़ेगा, तो मेरा कॉस्ट नहीं बढ़ा, मेरा 7-8% जो है रियलाइजेशन बढ़ गया, मेरा डाउन साइड प्रोटेक्ट हो गया। ये और प्रोडक्शन एमएसपी बढ़ गया और एसएपी नहीं बढ़ा। यस, तो दोनों तरफ, एक तरफ बेचने के भाव बढ़ गई और गन्ना खरीदने के भाव नहीं बढ़े। सर इस इंडस्ट्री में कभी भी मार्जिन, कभी भी शुगर पे मार्जिन नहीं बनते थे, बिकॉज जैसे किसी भी कमोडिटी में कोई भी मार्केट वाला, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपको पीई नहीं देगा जब तक आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं होंगी। बिल्कुल, तो किसी को पता ही नहीं था, पिछले साल 200 करोड़ का लॉस किया, अगले साल 300 करोड़ का प्रॉफिट करेगा कि लॉस करेगा, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से शुगर के दाम ऊपर नीचे होते हैं। तो एमएसपी से वो फायदा हुआ। एथेनॉल में इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि उसका चौथी इंपॉर्टेंट चीज है जो दूसरा सेगमेंट है, दूसरी टांग है। मैं एक टांग बोलता हूँ शुगर, दूसरी टांग बोलता हूँ एथेनॉल, और तीसरी पावर। पावर में कुछ नहीं हुआ। दूसरा एथेनॉल में क्या हुआ, आपको बैठे बैठे गवर्नमेंट ने बोल दिया मैं आपको 20% ज्यादा रेट दे रहा हूँ। 20% ज्यादा एथेनॉल। लास्ट 5 साल से मोटा जो एथेनॉल का रेट था वो था 40 रुपए। राइट। अभी जो एवरेज प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 45-46 रुपए आ रहा है। ओके। 3-4 कैटेगरी उन्होंने बना दी है। 12% भाव बढ़ गए, 20% बढ़ गए सर। अलग अलग कैटेगरी, 42, 47, 52, 59 अलग अलग कैटेगरी आ गई है। तो एवरेज प्राइस में ले रहा हूँ तो उसका 20% रियलाइजेशन ज्यादा हो गया। ओके। तो आपको कैपेक्स नहीं करना, पैसा और धंधे में डालना, ज्यादा नहीं डालना, आपका ऑलरेडी है, पर आपका 20% रियलाइजेशन ज्यादा हो गया। अब कल को अगर आपको डाबर बोल दे कि मैं 5% कर रहा हूँ, या आईटीसी बोल दे 5% में रेट हाइक कर रहा हूँ, तो हम सब चिल्लाएंगे। आज 20% रियलाइजेशन ज्यादा हो गया, कोई एथेनॉल का। अच्छा, तो अभी आपको जो मैं सुन रहा हूँ इतना, उससे मुझे ये लग रहा है कि ये स्टोरी शुगर से ज्यादा एथेनॉल की है। सर ये ना एक्चुअली एथेनॉल की स्टोरी बन रही थी, बट ये लास्ट एक हफ्ते में जो एमएसपी का रेट आया ना, उससे बहुत चेंज हो गया। उससे शुगर की भी बन गई। अभी क्या है, मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि शुगर में मेरा लॉस नहीं होगा। कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है शुगर प्राइस कितना बढ़ेगा। आज 31.32 के हिसाब से है, तो मेरा 1 रुपया तो बन रहा है वहां पे। करेक्ट। आई एम हैप्पी कि मेरा 50 पैसे या 1 रुपया शुगर पे बनता रहे।
उसमें मुझे 50% कम से कम मार्जिन बन रहा है एथेनॉल में, तो वो सस्टेनेबिलिटी है। कल को क्या होता है अगर सपोज करो आप 100 करोड़ शुगर बनाते हो, 100 करोड़ में से आपने 5 रुपए, 100 करोड़ में 1 रुपया कमा भी लिया, या एथेनॉल में सपोज करो 15 करोड़ लीटर बनाते हो, उसमें से आपका 30 रुपए बनता है, 450 करोड़ रुपया पीबीटी बनता है आपका, जो अभी बन रहा है कंपनीज का। लेकिन अगर शुगर 100 करोड़ खा जाता तो आपका नंबर नहीं आता, बैलेंस शीट में कुछ दिखेगा नहीं। तो अगर शुगर में 200 करोड़ का लॉस हो जाएगा, 2 रुपए नीचे हो जाए तो आपका प्रॉफिट गया। तो अभी वो वॉलेटिलिटी नहीं रही अर्निंग्स में। अच्छा, तो एथेनॉल की ही स्टोरी थी, बट बिकॉज अभी शुगर में वो एमएसपी आ गया, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग थिंग व्हिच इज हैपनिंग। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब भी आपसे मिलता था, जब ये पूरी रिसर्च गुरुकुल करने के पीछे मकसद ये था कि आप ये कहते थे इस सेक्टर को समझो, लोगों ने आंख बंद कर रखी नहीं है, मतलब कान बंद कर रखे नहीं, हमें सुनना देखना नहीं है। तो और आप मुझे बार बार कहते थे कि एथेनॉल की स्टोरी है शुगर से ज्यादा, नो डाउट अभी ये शुगर का हुआ, लेकिन एथेनॉल की स्टोरी मुझे समझाइए कि ये किस तरह से बढ़ी है। सर मैं आपको बताता हूँ कि ये डेटा है, ठीक है ना, FY 13-14 में इंडिया में सिर्फ 40 करोड़ लीटर, 38 करोड़ लीटर एथेनॉल का जो डिमांड थी, आज की डेट में उसकी 329 करोड़ लीटर है। हम लोग मुश्किल से 1 या 2% की ब्लेंडिंग करते थे, आज की डेट में 8% है। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, FY 13-14 में जो मार्केट साइज था पूरा इंडस्ट्री का अगर मैं 40 रुपए के हिसाब से पकड़ूं तो सिर्फ वो 1500 करोड़ था। आज की डेट में वो 15,000 करोड़ है। 1500 से 15,000 करोड़ 4 साल में 10 गुना हो चुका है। इवन मैं मानूं कि अगर 8% ब्लेंडिंग होगा, 10% नहीं होगा, तो भी 11,000 करोड़ कम से कम, 10,000 करोड़ बनता है कम से कम, तो भी 1500 करोड़ से 10,000 करोड़ कम से कम 4 साल में मार्केट बढ़ गई है। आप सोचिए, और इसमें सबसे ज्यादा पैसा भी बना रहे हैं, सबसे ज्यादा इसमें पैसा बन रहा है। हाँ। सो एथेनॉल बनाने की कॉस्ट क्या आती होगी सर? आज की डेट में 10 से 15 रुपए से ज्यादा, 15 रुपए बिकता है, 45 रुपए में 30 रुपए कम से कम बनते हैं कंपनीज में। आपको नंबर दिखाऊंगा मैं आगे जाके। तो अगर आप देखोगे लास्ट में, आप देखोगे 13 से लेके 18 तक इन्होंने कोई भी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, किसी भी कंपनी ने, बलरामपुर, रामपुर, रेणुका, तो ये KLPD में नंबर्स है, किलोलीटर्स पर डे, तो उनका सेम कैपेसिटी था। बिकॉज देखो, मुझे शुगर का पता नहीं है मेरा कितना ऊपर होगा नीचे होगा, तो मेरा कोई इंसेंटिव नहीं था डालने का। मुझे 40 रुपए ही मिलता था उसमें एथेनॉल में, तो उसमें मुझे कोई इंसेंटिव था नहीं। मैं अगर किसी कंपनी का प्रमोटर हूँ तो मेरे लिए सिर्फ शुगर ही जरूरी थी और कोई जरूरी था ही नहीं, तो इसलिए मैंने पैसा डाला ही नहीं और किसी में कैपेक्स किए नहीं। अब लोग कैपेक्स करेंगे सर, अभी तो बाकी सब नाच रहे हैं। अगर आप मिलो किसी कंपनी से तो सब नाच रहे हैं। आप देखिए कि हाँ भी लास्ट 6 महीने में क्या चेंज हुआ है। जो 7 साल से 8 साल से सो रहे थे सारे के सारे, तो धामपुर ने बोल दिया मैं 100 KLPD का प्लांट लगा रहा हूँ जी, जो अभी जनवरी में चालू हो जाएगा, जनवरी फरवरी में चालू हो जाएगा। बलरामपुर 160 KLPD का लगा रहा है। उस तरीके से जो डेटा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सबके सब एथेनॉल में एक्सपेंशन कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि 50% मुझे एबिट मार्जिन बन रहा है अभी, तो सबके सब पैसा निकाल रहे हैं। प्राज क्यों इतना नाच रहा है? प्राज के नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? बिकॉज प्राज मशीन बनाता है, एथेनॉल की मशीन बनाता है, और सबको एथेनॉल बनाना है तो मशीन लगेगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। तो अब शुगर और डिस्टिलरी सेगमेंट में क्या ग्रोथ है, क्या किस तरह से वो होगा? देखो, शुगर में आपको एक चीज समझनी है कि सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हाँ भी के अच्छा, साइज बहुत जरूरी है, बट साइज के साथ साथ प्लांट्स कितने इंटीग्रेटेड हैं वो बहुत जरूरी है देखना उस तरीके से। तो इंडिया में अगर आप देखा जाओ, जैसे मैंने आपको बोला कि शुगर में सबसे जरूरी चीज क्या हुई है कि एमएसपी बढ़ गया है, एमएसपी 31 रुपए हो गया है। तो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मेरा आंख कहाँ पे होना चाहिए? मेरा आंख सिर्फ और सिर्फ इस समय ये चीज पे होना चाहिए कि इंडिया में प्रोडक्शन और डिमांड इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन कितना होगा? इस्मा जो है वो 31 मिलियन टन अभी बोल रहा है, 35 से कम हो गया, वो 30 मिलियन टन से कम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगले साल कितना करेगा? ग्लोबली अगले साल देयर कुड बी अ शुगर डेफिसिट, ग्लोबली डेफिसिट। और ये सब रिपोर्ट्स बोल रही हैं कमी होगी, शुगर कमी होगी, और उसके कारण ग्लोबली शुगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप देखो आज की डेट पे ग्लोबली शुगर प्राइसेस 13.5 सेंट्स चल रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले का रिपोर्ट आया था जिसमें उसने बोला कि 16 सेंट्स का प्राइस होना चाहिए शुगर का। अच्छा, उनका जो टारगेट है, विच मींस यहाँ से 20-25% शुगर के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि जो ये रिकवरी हो रही है ये कम से कम 3 साल लास्ट करेगी। अच्छा, ये मतलब 2-3 महीनों वाला मामला नहीं, ये उन्होंने बोला एग्जैक्टली। और अगर ये शुगर के भाव 34-35 रुपए हो जाते हैं, तो अगर आप 100 करोड़ किलो शुगर बनाते हो, 500 करोड़ का पीबीटी सीधा बन गया आपको। तो आप सोचिए डेल्टा कितना बड़ा है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं
ऊपर का सोच ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मेरा लॉस ना हो, लॉस ना हो। हाँ, तो वो एमएसपी ने वो खत्म कर दिया। ठीक है, ये तो शुगर का हो गया। इथेनॉल, सी एथेनॉल में इम्पोर्टेंट क्या है कि एथेनॉल में जैसे मैंने बोला कि एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। एफिशिएंसी का मतलब है कि यहाँ भी आप मोलासिस कहाँ से लेते हो, कि मेरा सबसे बड़ा रॉ मटेरियल मोलासिस है। तो अभी इंडिया में उतना कैपेसिटी नहीं है जितना होना चाहिए, सिर्फ बड़ों के पास कैपेसिटी है जितना है, लेकिन मोलासिस बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप नंबर देखेंगे तो आज की डेट में बलरामपुर 12 करोड़ लीटर जो है वो एथेनॉल बनाता है, धामपुर 10 बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है? बलरामपुर सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, फिर है धामपुर। रेणुका का 30 करोड़ लीटर है सबसे ज्यादा, फिर भी वो 23 करोड़ सिर्फ 1/4 ऑफ बलरामपुर करता है, बिकॉज वो एफिशिएंट नहीं है, डेट है एंड ऑल दोस प्रॉब्लम्स उसके ऊपर है। बट इसमें ये समझने की जरूरत है कि इंडिया में आज की डेट में बलरामपुर के पास ज्यादा शुगर है, कम एथेनॉल है। उसका जो एक्सपेंशन आएगा जो गुलेरिया में आने वाला है, उसमें ज्यादा शुगर के साथ ज्यादा एथेनॉल भी हो जाएगा। नहीं, वो एथेनॉल ज्यादा होगा जनवरी 2020 में। अच्छा, धामपुर के पास शुगर कम है, 75 करोड़ केजी, बट उसका सबसे पहले प्लांट आ रहा है, तो अभी एक्सपेंशन 100 का आ रहा है, तो 400 के एलपीडी सबसे ज्यादा धामपुर का हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि किसका प्रोडक्शन ज्यादा है, किसके प्लांट्स अच्छे हैं, किसमें ज्यादा प्लांट्स इंटीग्रेटेड है कि नहीं है। पॉल्यूशन बहुत जरूरी चीज है सर, जीरो डिस्चार्ज होना चाहिए, बिकॉज आप छोटी छोटी कंपनीज पे जा नहीं सकते, बिकॉज ये प्लांट्स ऐसे नहीं है कि हाँ भी आप बोलोगे कोई भी आके प्लांट लगा देगा। नया प्लांट लगाने के लिए कम से कम 2 साल लगते हैं, तो ऐसा नहीं है इसलिए मैं बोलोगे कोई नया प्लेयर आके बोलेगा मैं प्लांट लगा देता हूँ। प्लेयर्स हु हैव एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जीरो डिस्चार्ज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पावर इज वेरी स्टेबल, 4-5 रुपए बनते हैं उनको, 4-5 रुपए के हिसाब से वो बनते हैं, तो उसमें वो कमाते रहते हैं। 150 से 200 करोड़ रुपया अभी तो सबसे बड़ा प्लेयर बलरामपुर कमाता है, तो वो बहुत स्टेबल है। अब मुझे ये बताइए कि इनकी प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखना है, कि मतलब कौन कितना मुनाफा कमा रहा है, हम जिसको एबिटा या एबिट कहते हैं, कामकाजी मुनाफा, हम आम भाषा में हिंदी में हम कामकाजी मुनाफा बोलते हैं, लोगों को समझ में आता है, वो कैसे देखना है? सर आप देखिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो कोई कंपनी है जो 3000 करोड़ का मार्केट कैप आज, ठीक है, आपको क्या देखना है कि कितना वो गन्ना शुगर बनाता है, तो आपको सारी की सारी डिटेल्स एनुअल रिपोर्ट में जाके मिल जाएगी। मैं सबसे बड़ी की एग्जांपल ले रहा हूँ बस, कि 100 करोड़ अगर वो बनाता है, 100 करोड़ गन्ना बनाता है, फिर 15 करोड़ लीटर वो एथेनॉल बनाता है, ठीक है, देन उसका 50 करोड़ यूनिट उसका वो होता है अपना पावर का होता है। तो आपको ये देखना है कि शुगर का भाव कितना है। अभी शुगर का अगर भाव बढ़ता है तो 1 रुपया कमाएगा शुगर को, 50 पैसे कमाएगा, 2 रुपए कमाएगा। आज की डेट में वो कम से कम 1 रुपया कमा रहा है, तो 100 करोड़ मेरा पीबीटी वहां से बन गया, शुगर से बन गया। 30 रुपए आज की डेट में मैं एथेनॉल पे कमा रहा हूँ। 15 करोड़ लीटर कैपेसिटी है, 450 करोड़ वो हो गया, और 450 प्लस 100 और एथेनॉल पावर में मुझे 4-5 रुपए बन रहे हैं, 200 करोड़ वो हो गया। तो सर 600 से 700 करोड़ पीबीटी ये बना रही है अभी, और ये चलता रहेगा, और ये बढ़ेगा कब? जब मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो आपको वो कंपनीज पकड़नी है जिनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है सबसे ज्यादा। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के साथ फिर ये भाव कम नहीं होंगे? सर नहीं, आज 329 करोड़ लीटर का टेंडर है, और सप्लाई कितना किया? 200 करोड़ लीटर। अच्छा, आज की डेट में तो सब ओएमसीज बोल रही है आपके पास जितना माल है आप सब दे दो। ओके, आप दो मुझे। 700-800 करोड़ का है, उस पे आप 30% 25% वो निकाल दो। अच्छा, अब मैं इस चीज पे आता हूँ कि फिर किसकी बैलेंस शीट मजबूत है, वो समझाइए सर। ये बहुत जरूरी चीज आपने पूछी, क्योंकि जिसमें आपको बहुत जरूरी चीज देखनी है कि कोई भी कंपनी जिसके पीछे शुगर लगा है ना, ऐसा मत हो कि उसमें जंप कर जाओ, कोई भी ले लो, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी मत करना, बिकॉज जैसे कैपेसिटी आपको बताने का रीजन क्या था कि आप वही कंपनी देखिए जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, जिसके प्लांट्स इंटीग्रेटेड है, पॉल्यूशन कंट्रोल प्लांट्स हैं, और जिसमें डेट नहीं है। ये कैपेक्स हेवी इंडस्ट्रीज है, इसमें एसेट टर्नओवर ज्यादा नहीं होता है। तो इसमें हमेशा क्या प्रॉब्लम रहेगा आपको? बिकॉज आपको हमेशा पैसा चाहिए, बिकॉज आपको इन्वेंट्री रखना है, गन्ना रखना अपने पास, तो इसलिए आपको फार्मर्स को देने के लिए। आज की डेट में सिर्फ एक ही कंपनी इंडिया में जो डेट फ्री है, वो है बलरामपुर चीनी। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना भरती है वो कंपनीज, और एबिटा कितना कमाती है वो कंपनीज। अगर एबिटा कम है इंटरेस्ट से, कृपा करके उनकी तरफ मत देखिए। तो जो टेबल आ रहा है आपके सामने, ब्याज ज्यादा भर रहे हैं, मुनाफा कम कमा रहे हैं, ऐसी कंपनी लेना ही क्यों? एग्जैक्टली। सो द्वारिकेश हुआ, बलरामपुर हुआ, त्रिवेणी हुआ, धामपुर हुआ, बलरामपुर हुआ, ये नीट एंड क्लीन साफ कंपनीज हैं। जैसे हमने एक लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ का इक्विटी का डेट इक्विटी का चार्ट भी दिया हुआ आपके लिए, तो उसमें बजाज हिंदुस्तान का डेट इक्विटी सबसे ज्यादा है, श्री रेणुका का नेगेटिव नेटवर्थ है। उस तरीके से अवध शुगर अभी भी थोड़ा सा महंगा है, शक्ति शुगर महंगा मतलब कि 1 टाइम्स डेट इक्विटी है, शक्ति शुगर अभी भी 2 टाइम्स पे है, तो अभी फिर भी वो डेट वाले ज्यादा है। तो
कृपा करके वो कंपनीज मत देखिए जिनकी तरफ आपको लगे ना कि हाँ भैया इंडिया में क्लीन कंपनीज हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में क्लीन कंपनीज की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है। तो ये अब मुझे एक चीज बताइए कि इस लिहाज से मतलब जो कंपेयर करना है वो सिंपल ये करना है कि कौन कितनी सेल्स कर रहा है, कौन कितना कामकाजी मुनाफा कर रहा है, उस हिसाब से आप कंपनियां देख लीजिए, राइट। तो बेस्ट 3 कंपनी 2-3 कंपनी निकाल लेनी है। अब मुझे एक और चीज बताइए कि आमतौर पर ये कहते हैं कि ये तो शुगर सेक्टर है ना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, या पंटर टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए भाई गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट जो भी आता है तब खरीद लो बेच लो, इंस्टीट्यूशन तो खरीदती नहीं है, ये एक आम धारणा है, ये गलत है? सर वही बोल रहा हूँ मैं कि ये सब पास्ट में हुआ है, इसलिए हम बार बार वही सोचते हैं कि ये सही है। लेकिन जब इंडस्ट्री चेंज होती है ना, इंडस्ट्री चेंज होती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेस की तरफ देखना है। आपको ये सब जो आता है ना कि हाँ भाई उसका कुछ ना कुछ लोन माफ हो जाएगा या कुछ ना कुछ आ जाएगा, वो मत करो। अच्छा कंपनी, शानदार कंपनी, डेट फ्री कंपनी लेके बैठ जाओ, ठीक है ना, वो सबसे बढ़िया चीज है। अभी आप इंस्टीट्यूशन देखोगे, इंस्टीट्यूशन अगर आप देखोगे बलरामपुर में, ये इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग एक टाइम पे 35% था, लेकिन ये कम होते होते 18% तक आ गया। अभी लास्ट क्वार्टर में उसका 22% हुआ है। अभी भी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग इन सेक्टर में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। धामपुर में तो सिर्फ 2% ही है, 2.5% ही है, बस सिर्फ 2.5%। तो मालिक किसी के पास नहीं है। और इन केस लोग अभी समझ रहे हैं सेक्टर को, आने लगे, देन आई थिंक इफ द नंबर्स फ्लो इन देन दिस सेक्टर विल बी बहुत शानदार सेक्टर रहेगा ये। बट इसमें कई चीजें आपको देखनी भी है, ऐसा नहीं होना कि आप आंख बंद करके कूद जाओ। कोई चीजें हैं जो देखनी है, जैसे मैंने बोला डिमांड सप्लाई ग्लोबली कैसे हो रहा है, ग्लोबल, क्योंकि शुगर बहुत जरूरी है। अगर मुझे शुगर एक और चीज बताओ, अगर ये सेक्टर इतना बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, तो ये शुगर कंपनियां किसानों को गन्ने के पैसे क्यों नहीं देती? सर उनका ना P&L में है, उन्होंने अकाउंट किया वो सबने, ट्रेड पेबल्स में बैलेंस शीट की आइटम है सारी की सारी। इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाया और वो ज्यादा नहीं किया ताकि ये फार्मर्स को मिले। सी एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट डज नॉट लव, मुझसे प्यार नहीं करता या चीनी वालों से प्यार नहीं करता, ये फार्मर्स को प्यार करता है। सही बात है। तो ये फार्मर्स का जितना हो सके साफ करना, और ये अभी साफ हो जाएगा सारे का सारा। एक क्रिसल का रिपोर्ट भी आया था जिन्होंने बोला कि जो केन एरियाज है अभी तक 40-50% आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे आएंगे इसकी तरफ, बट इम्पोर्टेंट है आप देखते रहो कि भैया गन्ने में लॉस ना हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज, चूंकि ये तो ऐसी कमोडिटी हर देश में, यस, कोई ऐसा कंट्री नहीं है शुगर का कंजम्पशन ना हो, तो फिर ग्लोबली ये इंडस्ट्री कैसी, तो वहां पे और वहां की कंपनियों में हमारी कंपनियों में क्या फर्क है? सर ये सब जो कंपनीज थी ना, जब हम देखने चालू किए तो ये इनका मल्टीपल 2 या 3 टाइम के प्राइस अर्निंग मल्टीपल में मिलती थी। EV टू रिप्लेसमेंट 0.5 टाइम, मतलब 100 रुपए का अगर प्लांट लगता है तो आपको 50 रुपए में कंपनी मिल रही थी, मार्केट कैप में मिल रही थी। ग्लोबली हमने कुछ कुछ कंपनीज को पढ़ा है, जैसे सुजुकी हुआ, कुसान हुआ, विल्मर हुआ, साओ मार्टिनो हुआ, उनका प्राइस अर्निंग रेशियो 10 से लेके 15 के बीच में है, कहीं ना कहीं 10 से 15। EV EBITDA देखो तो उनका 6 से लेके 12 तक के बीच में है। जो इंडियन कंपनीज है उनका प्राइस अर्निंग अभी भी 3 से 4 या 5 का मल्टीपल है, तो कम से कम 50% नीचे है जो ग्लोबली है। सो ऐसा नहीं है कि ग्लोबल शुगर कंपनीज को कोई वैल्यूएशन देता नहीं है, वो इंडिया में अभी क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हो रही है, लेट्स सी कि मार्केट उसको रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब फाइनली जब आप कह रहे हैं, पहली चीज तो ये कि शुगर में अभी भी इस हिसाब से 2-3 साल की तेजी है, ये मॉगस ने बोला, आई होप कि ऐसा ही हो। मॉगस ने बोला कि 3 साल तक उसके हिसाब से ये इंडस्ट्री अप ट्रेंड पे है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब अगर मैं शुगर शेयर खरीदना चाहूँ, नीचे से देखता हूँ तो ऐसा लगता है कई गुना बढ़ गए, हिम्मत नहीं होती, ऊपर से नहीं। तो ये बताओ कि अभी भी लेने लायक है? सर मेरे ख्याल में अगेन मैं थोड़ा सा पार्शियल हूँ, और हमारे फंड में भी होल्डिंग है इसकी शुगर की एज अ डिस्क्लोजर। तो मुझे लगता है कि अगर आप बैठ सकते हो 2 साल इसमें तो आपका पैसा बनेगा। तीसरी बात, कंपनी कौन सी खरीदनी, कैसे चूज करना? सबसे शानदार प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जिसका प्रोडक्शन हो, बलरामपुर धामपुर इंडस्ट्री लीडर्स, बहुत अच्छी मैनेजमेंट, कुछ नहीं है उसमें जिसमें आपको मेरे हिसाब से आपको छोटी छोटी कंपनीज में क्यों होता है ना, कोई बोलता है मुझसे यार वो 10 रुपए का स्टॉक है, वो 5 रुपए का स्टॉक है, वो मत कीजिए, वो मत कीजिए, भाव से मत लीजिए, कंपनी की क्वालिटी से लीजिए। वो किसी बड़ी कंपनी में वो इंटरनेशनल वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो मत कीजिए। ये जो आधा घंटे में मैंने आपके साथ शो किया शुगर पर, अब मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है कि अब मैं भी शुगर पर दूसरों की क्लास ले सकता हूँ, मैं भी समझा सकता हूँ लोगों को। तो मतलब जिस तरीके से आपने बड़ी आसान भाषा में सारे डेटा के साथ मेरी नौकरी पूरा समझा दिया, तो अब शुगर को लेकर आपके दिमाग में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो इस शो को वापस रिवाइंड करके देख लीजिए। तो बेहतरीन रिसर्च, बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, thank you, ये sir. रिसर्च Thank गुरुकुल you. में आपने इतनी बेहतरीन रिसर्च शुगर पर दिखाई, और ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग सेक्टर है। हम कोशिश ये कर रहे हैं रिसर्च गुरुकुल में छोटे छोटे सेक्टर जहां पर रिसर्च आसानी से मिलती नहीं और जिसमें छोटे इन्वेस्टर पैसा लगाना पसंद करते हैं, ऐसा ही कुछ एक बेहतरीन सेक्टर और अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।